हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशोक चौधरी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पाचन तंत्र का पार्ट सेकेंड। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले माउथ और इसोफेगस, मुंह और मुख गुहा और इसोफेगस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक आहार नाल होता है, दूसरा सहायक ग्रंथियां होती है। तो अब हम इस डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे कि कौन सा ऑर्गन, कौन सा अंग कहां पे होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आहार नाल की। तो आहार नाल में ये हमारे पास माउथ हो जाता है, ये हमारे पास क्या होता है, माउथ। ये हमारे पास माउथ है। अब ये माउथ ओपन होता है बक्कल कैविटी में, मुख गुहा में। कहां पे ओपन होता है, ये हमारे पास क्या हो गई, मुख गुहा। ये हमारे पास हो गई बक्कल कैविटी। इसको अपन क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, BUCCAL, बक्कल कैविटी। यहां पे कैविटी का मतलब क्या होता है ये समझने की जरूरत है, और हमारी बॉडी में कितनी गुहा मिलती है इसके बारे में भी हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले अपन यहाँ पे समझते हैं कि मुख गुहा क्या होती है। मुख गुहा एक हमारे पास गुफा होती है। ऐसा समझो कि हमारे पास कोई भी गुफा होती है जिसके दीवार होती है, साइड में ऊपर की तरफ हमारे पास रूफ होती है, नीचे की तरफ हमारे पास फ्लोर होता है, साइड में वॉल होती है। तो ये हमारे पास एक गुफा हो गई। तो गुफा को ही अपन क्या बोल देते हैं, गुहा बोल देते हैं। तो ये हमारे पास मुख गुहा बक्कल कैविटी हो गई। कैविटी का मतलब क्या होता है, एक जगह होती है जिसको चारों ओर से घेरा हुआ होता है, ऐसी जगह को अपन कैविटी बोलते हैं। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम हो गई, तो कैविटी का मतलब क्या होता है कि एक खड्डा हो जाता है जो कि चारों ओर से घिरा हुआ होता है, उस खड्डे को अपन क्या बोल देते हैं, कैविटी। तो ये हमारे पास मुख गुहा हो जाती है। मुख गुहा कहां पे ओपन होती है, तो मुख गुहा ओपन होती है फेरिंग्स में। ये वाला जो एरिया होता है ये फेरिंग्स का एरिया हो जाता है। हमने पहले डिस्कशन किए थे कि आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसमें पहला भाग हो गया माउथ, मुंह। दूसरा भाग हो गया अपने पास मुख गुहा, बक्कल कैविटी। थर्ड पार्ट होता है हमारे पास यहाँ पे फेरिंग्स। फेरिंग्स ये वाला पार्ट हो गया फेरिंग्स। इसको भी अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे माउथ को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज अपन बक्कल कैविटी को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, और इसोफेगस अपना जो फेरिंग्स का पार्ट होता है, फेरिंग्स को भी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। इतना डिटेल में स्टडी करेंगे कि आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरा कंप्लीट वीडियो होगा जो नीट और एम्स के लेवल का होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना क्या आ जाता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये इसोफेगस होता है। ये हमारे पास एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होती है। कैसा होता है, एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होती है जो हमारी फेरिंग्स को किससे जोड़ने का काम करती है, आमाशय से। हमारे फेरिंग्स को आमाशय से जोड़ने का काम करती है एक पाइप नुमा संरचना। उस पाइप नुमा संरचना को हम बोल देते हैं इसोफेगस। इसोफेगस अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसी को हम बोल देते हैं ग्रसिका। इसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, ग्रसिका हो जाती है। ये हमारे पास ग्रसनी हो जाती है। ये हमारे पास क्या हो जाती है, ग्रसनी। ये हमारे पास ग्रसनी हो गई, ये हमारे पास ग्रसिका हो गई। लेकिन ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको अगर अपन इंग्लिश में याद रखिए तो वो ज्यादा बेटर होता है। जैसे ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम इसोफेगस बोल देते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसोफेगस। कहां पे होता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है डिस्क्राइब इसोफेगस, एक अगर मान लो अपन 11th 12th की बात करते हैं, तो अगर 11th 12th में आ जाता है कि इसोफेगस को तुम डिस्क्राइब करो, तो कैसे करोगे, इसोफेगस एक पाइपनुमा संरचना होती है। इसोफेगस क्या होती है, एक पाइपनुमा संरचना होती है जिसका काम होता है, हमारा जो एक ग्रसनी होती है, हमारी फेरिंग्स होती है, उसको आमाशय से जोड़ने का काम करती है। किसको किससे जोड़ने का काम करती है, हमारी फेरिंग्स को आमाशय से जोड़ने का काम करती है इसोफेगस। अब बात करते हैं इसोफेगस की पोजीशन की बात करते हैं, स्थिति की बात करते हैं। तो हमारी ये गुहा होती है, ये वक्ष गुहा होती है। अभी हमने बात किया था हम कैविटी गुहा की बात करेंगे। तो हमारे शरीर में बहुत सारी गुहा होती है। जैसे ये क्रेनियल कैविटी हो गई जिसमें हमारा ब्रेन होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, वो क्रेनियल कैविटी हो जाता है। माउथ होता है,
बक्कल कैविटी में होता है। माउथ की जो कैविटी हो जाती है वो कौन सी कैविटी हो जाती है? बक्कल कैविटी हो जाती है। नाक की जो कैविटी मिलती है यानी जो एक्सटर्नल ईयर्स, जो बाहरी नासा छिद्र ओपन होते हैं अंदर की तरफ, उस कैविटी को अपन बोल देते हैं नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी हो गई, ये हमारे पास बक्कल कैविटी हो गई, ये क्रेनियल कैविटी हो गई। कौन कौन सी कैविटी हो गई? सबसे पहले अपन बात करते हैं क्रेनियल कैविटी हो गई, दूसरी हमारे पास नेजल कैविटी हो गई, थर्ड अपन ने बात की बक्कल कैविटी हो गई, बक्कल कैविटी हो गई। ये हमारे पास सब कैविटी है, गुहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सी आती है? ये थोरेसिक कैविटी। कौन सी आती है? थोरेसिक कैविटी, जिसको अपन थोरेसिक कैविटी, जिसको हम वक्स गुहा भी बोल देते हैं। इस वाले को क्या बोल देते हैं? वक्स गुहा। नीचे की तरफ यहाँ पे डायफ्राम होता है, इस जगह पे हमारे पास क्या होता है? डायफ्राम होता है। ये हमने डायफ्राम बना दिया। ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, मसल्स का बनी हुई संरचना, मसल्स की बनी हुई संरचना डायफ्राम होती है, जो यहाँ पे होती है। ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे हमारे पास डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम की पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये जो डायफ्राम के ऊपर की कैविटी होती है, डायफ्राम से ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं थोरेसिक कैविटी, वक्स गुहा। और इस वक्स गुहा में हमारे पास कौन मिलता है? इसोफेगस मिलती है, इस वक्स गुहा में मिलती है। और इसका कुछ पार्ट, केवल कुछ पार्ट हमारे पास किसमें मिलता है? उदर गुहा। इसको क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। इसको हम क्या बोल देते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। ये वाला हमारा एब्डोमिनल कैविटी का पोर्शन हो गया। और इससे नीचे का जो पोर्शन होता है वो आता है पेल्विक कैविटी। वो क्या आता है? पेल्विक कैविटी। तो ये हमारे शरीर की कुछ मेन इंपॉर्टेंट कैविटी होती है, कुछ इंपॉर्टेंट गुहा होती है, जिनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक हमें कैविटी का नहीं पता होगा, हम कैसे बताएंगे कि कौन सा अंग कहां पे स्थित है। मैं बात करता हूं, हृदय की बात करता हूं, तो हृदय कहां पे स्थित है? आप क्या बोलोगे? मीडिया स्टेनम स्पेस में। मीडिया स्टेनम स्पेस है कहां पे? तो मीडिया स्टेनम स्पेस हमारे थोरेसिक कैविटी में होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है, वक्स गुहा में होता है। नीचे वाला होता है उदर गुहा। उदर गुहा में ये जितना भी पोर्शन होता है यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, रेक्टम की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे मलाशय की बात नहीं कर रहा हूं। मलाशय मिलता है जहां पे मल इकट्ठा होता है, जहां पे मल इकट्ठा होता है उसको मलाशय बोलते हैं। तो मलाशय कहां पे होता है? पेल्विक कैविटी में होता है। मलाशय कहां पे होता है? पेल्विक कैविटी में। लेकिन ये जो पोर्शन है, यहां तक का जो हिस्सा है, वो कहां पे मिलता है? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा में। इसको क्या बोलते हैं? उदर गुहा। तो ये जितना भी हमारे पास पोर्शन होता है ये उदर गुहा में मिलता है। और जो नीचे का पोर्शन होता है वो हमारे पास मिलता है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में एक चीज और मिलती है, जैसे अपन पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र में हमारे पास आएगा ब्लैडर, मतलब मूत्राशय, जहां पे यूरिन इकट्ठा होता है। वो यूरिन भी पेल्विक कैविटी में मिलता है। कौन सी कैविटी में मिलता है? पेल्विक कैविटी में मिलता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन कहां पे मिलता है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे आहार नाल की। तो आहार नाल का पहला पार्ट होता है हमारे पास माउथ। सबसे पहला कौन सा हो गया? माउथ। इसको भी अपन डिटेल से लेंगे। माउथ की जो ओपनिंग होती है इसको अपन क्या बोल देते हैं? ये जो अपना हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की जो ओपनिंग होती है, आहार नाल आकर के यहाँ पे ओपन होती है, जिससे अपन खाना खाते हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं? माउथ। जिधर से अपन खाने को ग्रहण करते हैं उसे माउथ कहते हैं। माउथ किसमें ओपन होता है? मुंह किसमें ओपन होता है? मुख गुहा में। ये जो अंदर की तरफ दिखती है वो कैविटी अपन को क्या मिलती है? मुख गुहा, जिसमें हमारी टंग होती है, जिसमें हमारी जीभ होती है, और दूसरा हमारे पास दांत होते हैं। जितने भी ये दांत और हमारा जो जीभ होती है वो मुख गुहा में मिलती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी ग्रंथियां भी आकर के ओपन होती है, जिसको जब भी अपन ग्रंथि का पार्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसका एक अलग पोर्शन में पढ़ेंगे अपन, जिसमें अपन मेनली इसका ग्रंथियों के बारे में, सहायक ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने सबसे पहला आहार नाल का भाग पढ़ा अपने, माउथ होता है। दूसरा हमारे पास मुख गुहा होती है, जिसको अपन बक्कल कैविटी बोल देते हैं। और थर्ड पोर्शन होता है फेरिंग्स। इंग्लिश में याद रखना, फेरिंग्स। फेरिंग्स
ये याद रख लो। जैसे अपना क्या हो गया, फेरिंग्स, फेरिंग्स की बात कर लेते हैं। फेरिंग्स क्या हो गया, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स हमारा एक कॉमन एरिया होता है, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रख लो यहाँ पे जो ये एरिया होता है, मुख गुहा ओपन होती है। मुख गुहा कहाँ पे ओपन होती है, फेरिंग्स में। मुख गुहा कहाँ पे ओपन होती है, फेरिंग्स में। ये जो बक्कल कैविटी होती है वो फेरिंग्स में ओपन होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसोफेगस। तो इसोफेगस होता है एक पाइप नुमा संरचना। क्या बोला मैंने, एक पाइप नुमा संरचना। एक पाइप नुमा संरचना होती है जो मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। ये हमारे पास क्या हो गया, आमाशय। ये हमारे पास क्या हो गया, आमाशय। ये हमारे पास आमाशय हो गया। तो मुख गुहा को गर्सनी को आमाशय से जोड़ने का काम करती है इसोफेगस। फेरिंग्स को आमाशय से, फेरिंग्स को आमाशय से जोड़ने का काम करती है इसोफेगस। दोबारा बोलो, फेरिंग्स को, ये हमारा फेरिंग्स हो गया, ये हमारा आमाशय हो गया। तो फेरिंग्स को आमाशय से जोड़ने का काम करती है हमारे पास इसोफेगस। एक पाइप नुमा संरचना होती है जो हमारी कहां पे मिलती है, वक्ष गुहा में मिलती है, हमारी थोरेसिक कैविटी में मिलती है, ठीक है। ये हो गया। फिर अपना आता है डायफ्राम आ जाता है। ये डायफ्राम पाचन तंत्र का भाग नहीं होता है, ये एक मसल्स की बनी हुई संरचना होती है, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, इसका क्या यूज होता है। लेकिन ऐसा याद रखो कि वक्ष गुहा को, ये वक्ष गुहा हो गई, ये उदर गुहा हो गई, ये थोरेसिक कैविटी हो गई, ये एब्डोमिनल कैविटी हो गई। थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का, अलग अलग करने का काम होता है हमारा जो डायफ्राम होता है। डायफ्राम होता है जो हमारी उदर गुहा को वक्ष गुहा से अलग करता है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि उदर गुहा को वक्ष गुहा से अलग करने की क्या जरूरत होती है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है जो रेस्पिरेशन, श्वसन से संबंधित होता है। उसको हम श्वसन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि डायफ्राम का यूज क्या होता है, अगर डायफ्राम नहीं होता तो क्या होता। इन सभी चीजों के बारे में हम, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, आमाशय हो गया। आमाशय का काम क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन सी ग्रंथियां मिलती है, इसका अपन आगे स्टडी करेंगे। आमाशय के बाद में स्टार्ट होती है छोटी आंत। ये वाला एरिया हो गया, यहां से हमारे पास ये छोटी आंत स्टार्ट हो गई, यहां तक छोटी आंत हो गई। यहां से लेकर के यहां तक स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। यहां से यहां तक कौन सी इंटेस्टाइन हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। फिर ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। ये वाला जो एरिया होता है इसको अपन बोलते हैं ड्यूडेनम। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। इसको हम बोल देते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। इसको क्या बोलते हैं, हम ड्यूडेनम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो हिस्सा होता है इसको अपन बोल देते हैं जेजुनम, जेजुनम। और लास्ट जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं इलियम, इलियम। जो लास्ट पोर्शन होता है उसको इलियम, उससे पहले वाला जेजुनम और उससे पहले वाला ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम की जो संरचना देखते हैं वो हमें कैसी दिखाई दे रही है, या तो सी शेप दिखाई दे रही है, ये इसको हम बोल सकते हैं यू शेप। इसकी ड्यूडेनम की जो संरचना दिख रही है हमें, या तो हम बोल सकते हैं जे शेप होता है या यू शेप होता है, ठीक है। ये फिर जेजुनम, ड्यूडेनम हमारे पास जेजुनम में खुलता है और फिर ये इलियम में, इलियम खुलती है। ये हमारे पास सिक्कम हो गया। क्या हो गया, ये सिक्कम। ये हमारे पास सिक्कम हो गया। जो लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत्र का भाग होता है, एक्चुअली में इसको छोटी आंत बोलते हैं, इसको बड़ी आंत बोलते हैं। जबकि लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई हमारे पास छोटी आंत की ज्यादा होती है बड़ी आंत से। फिर हम इसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं, छोटी क्यों बोलते हैं, इसको बड़ी क्यों बोलते हैं। तो इसका रीजन होता है इसका डायमीटर। इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसका डायमीटर कम होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, ये हमारे पास बड़ी आंत हो जाती है और ये हमारे पास छोटी आंत हो जाती है। यानी ये छोटी आंत है लंबी लेकिन मोटी कम है। मोटी हमारे पास बड़ी आंत होती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं, इसको छोटी आंत बोलते हैं, ठीक है। अब ये यहां से स्टार्ट हो गया सिक्कम, इसको बोलते हैं कोलन, कोलन, सिक्कम कोलन। ये वाला जो हिस्सा होता है ये कोलन का होता है। इसको अपन बोलते हैं डिसेंडिंग, इसको ट्रांसवर्स, और ये असेंडिंग कॉलम होता है।
अवरोही आरोही ये अपने पास रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में याद रखना ये हमारे पास डिसेंडिंग होता है, डिसेंडिंग। ये हमारे पास ट्रांसवर्स होता है और ये हमारे पास असेंडिंग होता है। इसको अपन कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारे पास रेक्टम हो गया और ये हमारे पास एनस हो गया। ये हमारे पास एनस हो गया, एनस, ये रेक्टम, रेक्टम, और ये एनल केनाल। ये क्या होगी अपने पास? एनल केनाल। केनाल का मतलब क्या हो जाता है? केनाल हमारे पास एक कनेक्ट, दो चीजों को जोड़ने के लिए एक छोटी सी नली नुमा संरचना होती है, छोटी नली। ऐसे आपको छोटी हो और नली हो, उसको अपन क्या बोल देते हैं? केनाल। ठीक है, केनाल का मतलब होता है छोटी सी नली। तो यहाँ पे एक छोटी सी नली होती है, संरचना होती है जो रेक्टम और एनस को जोड़ती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? एनल केनाल। दोबारा बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले माउथ आता है। माउथ ओपन होता है बक्कल कैविटी में। वैसे माउथ होता है हमारा जो आहार नाल होती है, उस आहार नाल की एक्सटर्नल ओपनिंग, बाह्यतम छिद्र होता है आहार नाल का, उसी को अपन क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। माउथ ओपन होता है मुख गुहा में। ये मुख गुहा हो गई, ये मुख गुहा हो गई, ये स्टार जहां पे लग रहा है ये मुख गुहा हो गई। मुख गुहा में माउथ खुलता है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आज। ठीक है, माउथ मुख गुहा ओपन होती है, बक्कल कैविटी ओपन होती है हमारे पास गर्सनी में, फेरिंग्स में। किसमें ओपन होती है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स किसमें ओपन होती है? इसोफेगस में। इसोफेगस फेरिंग्स और आमाशय को जोड़ने वाली एक पाइपनुमा संरचना होती है जो दोनों को जोड़ती है। ठीक है, ये आमाशय हो गया। आमाशय खुलता है ड्यूडेनम में, खुलता है ड्यूडेनम, फिर जेजुनम में खुलती है, जेजुनम इलियम में, और इलियम खुलती है सिक्कम में। यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको इलियोसिकल वाल्व बोलते हैं। यहाँ पे जो वाल्व होता है, मतलब वाल्व का मतलब होता है जैसे गेट, जो एक गेट होता है उस गेट को अपन क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वाल्व। जैसे देखो ये इलियम आ रही है, ये सिक्कम है, तो इसका आपने क्या डाल लिया? इलियो। इसका उठा लिया हमने वर्ड इलियो। ये सिक्कम, तो इलियोसिकल वाल्व। वाल्व है मतलब एक हमारे पास गेट है, उस गेट को हमने क्या बोल दिया? इलियोसिकल वाल्व। ये हमारे पास लीवर है और ये हमारे पास पेनक्रियाज है। ये अग्नाशय है और ये यकृत होता है। ठीक है, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज और रह गई। स्फिंक्टर, अवरोधिनी। क्या रहेगी? अवरोधिनी। यहाँ पे जो इसको चलो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, जब इसोफेगस को डिस्कस करेंगे, आमाशय को डिस्कस करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी अवरोधिनी मिलती है और हमारे पास यहाँ पे ये पाइपनुमा संरचना होती है, तो इसके कितने पार्ट होते हैं, इनको अपन जब भी आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसी को डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे माउथ और मुख गुहा। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमारी बॉडी में मेनली कौन कौन सी कैविटी मिलती है। सबसे पहले मस्तिष्क जिसमें मिलता है उसको कैविटी को क्रेनियल, क्या बोल रहा हूं? क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। फिर नेजल कैविटी, यानी ये जो बाह्य नासा छिद्र ओपन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी। फिर माउथ जिस कैविटी में ओपन होता है उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। ये हमारे पास जिसमें फेफड़े होते हैं और अपना हृदय होता है उसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। ये हमारा आमाशय होता है, आंत्र होती है, इसको अपन एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। वक्ष उदर गुहा बोल देते हैं, वक्ष गुहा, उदर गुहा। फिर नेक्स्ट आ जाती है अपने पास पेल्विक कैविटी, जो नीचे का पोर्शन होता है जिस उसको अपन बोलते हैं पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में मेनली हमारे पास क्या होता है? रेक्टम होता है, ब्लैडर होता है, मूत्राशय होता है और मलाशय होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें मिलते हैं। और फीमेल में, औरतों में यहाँ पे यूट्रस भी मिलता है। क्या मिलता है? यूट्रस, जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय भी पेल्विक कैविटी में मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे तब तक अपन कंफ्यूज होते रहेंगे कौन सी कैविटी में मिलता है। ये डायफ्राम होता है जिसका काम होता है वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने का, जिससे हमारी श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। अगर डायफ्राम नहीं होगा तो हमारा श्वसन क्रिया नहीं होगी। तो इसलिए डायफ्राम होता है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने का काम करता है। अभी हमने डिस्कशन किया था आहार नाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे एक मुख के बारे में, एक मुख गुहा के बारे में और एक फेरिंग्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ। माउथ क्या होता है? मुख। माउथ क्या होता है? माउथ क्या होता है? मुंह क्या होता है? मुख क्या होता है? तो देखो बेटा, ये हमारे पास क्या होती है? एक संरचना होती है, एक हमारे पास फिशर होता है, एक कट होती है, हमारे पास ट्रांसवर्स कट होती है, जो होठ से गिरी हुई संरचना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? माउथ। काम क्या होता है? भोजन को ग्रहण करने का। काम क्या होता है मुख का? भोजन को ग्रहण करने का, पानी को ग्रहण करने का। इसके अलावा आप इसको और काम में भी ले सकते हो, लेकिन इसका मेन काम क्या होता है? हम यहाँ पे पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो पाचन तंत्र में इसका क्या काम हो गया कि भोजन को ग्रहण करना इसका मुख्य काम हो गया। अब बात करते हैं माउथ की संरचना के बारे में। तो माउथ, जैसे माउथ ये हमारे पास एक कट हो गई, एक कट होती है, इसके दोनों ओर हमारे पास लिप्स मिलते हैं, ये होठ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ये हमारे पास होठ हो गए, ये हमारे पास लिप्स हो गए, होठ हो गए, दो होते हैं। अब अपन बात करेंगे होठ क्या होता है, तो होठ एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन, मसल्स की बनी हुई संरचना होती है। होठ क्या होता है हमारे पास? मसल्स की बनी हुई संरचना होती है, मांस की बनी हुई संरचना होती है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? होठ बोल देते हैं। कौन सी मसल्स मिलती है यहाँ पे? कौन सी मसल्स मिलती है यहाँ पे? ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स मिलती है। कौन सी मसल्स मिलती है? ये हमारे पास लिप्स हो गए, लिप्स में हमारे पास कौन सी मसल्स मिलती है? ऑर्बिकुलरिस ओरिस। कौन सी मसल्स मिलती है? ओ ओ। कौन सी मसल्स मिलती है? ओ ओ मसल्स मिलती है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स मिलती है। तो इसको याद रखने का तरीका है, ओ ओ मसल्स मिलती है। कौन सी मसल्स मिलती है? ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स मिलती है। अब ये हमारे पास यहाँ पे मसल्स मिलती है लिप्स में, और फिर इसके बाद में अपन इसकी संरचना की अगर स्टडी करते हैं, इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले बाहर की तरफ, मैं लिप्स की संरचना की बात कर रहा हूं, तो सबसे बाहर की तरफ हमारे पास ये स्किन होती है, त्वचा की एक परत होती है, त्वचा की एक परत होती है जो हमें दिखाई दे रही है। जैसे ये होठ है, तो होठ पे जो बाहर की तरफ दिख रहा है, आपको जो दिख रहा है मेरे होठ का हिस्सा, वो क्या होता है? त्वचा की लेयर होती है, स्किन की लेयर होती है। फिर उसके बाद में क्या होता है हमारे पास? उसके बाद में ये मसल्स होती है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स हो जाती है। ये क्या हो जाती है हमारे पास? ये हमारे पास मांसपेशी हो जाती है। क्या हो जाती है? मांसपेशी। ये हमारे पास मसल्स हो जाती है, मसल हो जाती है। कौन सी मसल्स होती है? ये ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स हो जाती है। कौन सी मसल्स हो जाती है? ओ ओ मसल्स हो जाती है। कौन सी मसल्स हो जाती है? ओ ओ मसल्स हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास मांसपेशी हो गई, ये बाहर की तरफ त्वचा हो गई, ये त्वचा दिख रही है, इसके बाहर अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा? मांसपेशी मिलेगी। अब इस मांसपेशी में कुछ ग्लैंड्स होती है, जैसे ये ग्रंथि, ये क्या बना दिया आपने? ग्रंथि बना दी, ये ग्रंथि बना दी। ये कुछ ग्रंथियां होती है, ये क्या है? कुछ ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? अभी एक वर्ड बताऊंगा मैं आपको। ये हमारे पास ग्रंथि हो गई, इस ग्रंथि के बारे में भी बताऊंगा आपको। ये ग्रंथि, और ये क्या हो गया हमारे पास? ये जो अंदर की संरचना होती है, जो हमको दिखती नहीं, अंदर की तरफ संरचना होती है, उसको बोलते हैं म्यूकस झिल्ली। क्या बोलते हैं? म्यूकस झिल्ली। क्या बोल देते हैं इसको? म्यूकस झिल्ली बोलते हैं। सबसे बाहर की तरफ क्या मिला हमें? होठ की संरचना पढ़ रहा हूं, तो होठ में सबसे बाहर की तरफ जो तुम्हें दिखाई दे रही है, वो संरचना क्या होती है? त्वचा होती है। उसके अंदर की तरफ हमें मसल्स मिलती है, मांसपेशी मिलती है, उस मांसपेशी में कुछ ग्रंथियां होती है, और उसके बाद में अंदर की तरफ का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं म्यूकस झिल्ली होती है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे मांसपेशी कौन सी होती है? ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स होती है, ये मांसपेशी होती है, जिसको याद रख सकते हैं, ओ ओ मसल्स होती है। कौन सी मसल्स होती है? ओ ओ मसल्स होती है। ये वाला ओ और ये वाला ओ ओ मसल्स होती है। ठीक है, ये हमारे पास मांसपेशी हो गई। अब बात करते हैं ग्रंथि की। तो देखो बेटा, कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों को समझने की आवश्यकता होती है। वो शब्द क्या होते हैं? किसी ऑर्गन विशेष से, अंग विशेष से संबंधित होते हैं। अगर हम उन शब्दों को समझ लेते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा उस अंग के बारे में समझने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे मैं एक शब्द बोल रहा हूं लेबियल। कौन सा शब्द बोल रहा हूं? लेबियल।
लेबियल, लेबियल, ये जो शब्द है लेबियल, कौन सा शब्द है? लेबियल। ये लेबियल शब्द संबंधित होता है हमारे पास होठ से। किससे संबंधित होता है? लिप्स से। लिप्स से संबंधित होता है, लिप जो होठ होते हैं, होठ से संबंधित होता है लेबियल वर्ड, ठीक है। तो अगर कभी भी तुम्हें लेबियल वर्ड मिलता है तो इसका मतलब क्या होगा? यह संरचना किससे संबंधित है? होठ से। अब आपको लग रहा होगा ये संरचना हमें क्यों पढ़ाई जा रही है, लेकिन जब तक ये वर्ड्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जिनको समझना जितना चैप्टर जरूरी होता है उससे ज्यादा ये टर्मिनोलॉजी, ये शब्दावली जरूरी हो जाती है। इन शब्दावलियों को समझना जरूरी हो जाता है कि ये शब्दावली किससे संबंधित होती है। तो लेबियल शब्द होता है लिप से संबंधित से। तो ये 4 इंपॉर्टेंट शब्द है, और कोई आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। पहला लेबियल जो लिप से संबंधित होता है, दूसरा लिंगुअल जो जीभ से संबंधित होता है, तीसरा होता है कार्डियक जो हार्ट से संबंधित होता है, और चौथा होता है हिपेटिक जो लीवर से संबंधित होता है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे ग्रंथि कौन सी मिलती है, तो देखो होठ की ग्रंथि को अपन कौन सी बोलेंगे? लेबियल ग्रंथि, क्योंकि यह शब्द किससे मिल रहा है? लेबियल से। लिप्स से संबंधित कौन सा शब्द है? लेबियल। तो होठ में कौन सी ग्रंथि मिलती है? लेबियल ग्रंथि मिलती है। कौन सी ग्रंथि मिलती है यहाँ पे? ये ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? लेबियल, लेबियल ग्रंथि, लेबियल ग्रंथि। ये ग्रंथि कौन सी होगी हमारे पास? लेबियल ग्रंथि होगी। ये ग्रंथि कौन सी होगी? लेबियल ग्रंथि। अब इसका काम क्या होता है? एक गाना सुना होगा आपने, होठ रसीले तेरे होठ रसीले। तो उन होठों के रसीले होने का कारण क्या है? वो होठ रसीले क्यों होते हैं? तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो ग्रंथि होती है लेबियल ग्रंथि, इसका श्रावण होता है, इससे कुछ हमारे पास सीक्रेशन होता है, कुछ पदार्थ का हमारे पास सीक्रेशन होता है। वो पदार्थ होठों को नम बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? वो हमारे होठों को नम बनाए रखता है, जिसकी वजह से अब जैसे मान लो क्या होगा, ये ग्रंथि होती है लेबियल ग्रंथि, ये कुछ श्रावण करेगी, वो श्रावण अपने होठों पे रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से होठ क्या हो जाते हैं? रसीले हो जाते हैं। इसकी वजह से होठ क्या हो जाते हैं? नम हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए वो गाना बना हुआ है, होठ रसीले तेरे होठ रसीले। तो उसका रीजन क्या है? लेबियल ग्रंथि हो जाता है, ठीक है। लेबियल ग्रंथि से सीक्रेट कुछ पदार्थ सीक्रेशन होता है, कुछ पदार्थ का स्रावन होता है जो हमारे होठों को नम बनाए रखता है। अगर ये ग्रंथि नहीं होगी तो हमारे होठ नम नहीं होंगे। तो हमने क्या डिस्कशन किया? माउथ एक हमारे पास अनुप्रस्थ खांच होती है, माउथ हमारे पास एक अनुप्रस्थ खांच होती है जो 2 होठों से, कितने होठ है? ऊपर वाला नीचे वाला, 2 होठों से घिरी हुई संरचना होती है। अब अगर अपन बात करते हैं होठ की, तो होठ को सिंपली अपन बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एक मस्क्यूलर अंग होता है। क्या होता है? मस्क्यूलर अंग। मस्क्यूलर का मतलब होता है मसल्स का बना हुआ। मसल्स का मतलब क्या होता है? मांसपेशियों से बना हुआ एक अंग होता है जिसको लिप्स बोलते हैं। अगर इसकी एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी में हमारे पास क्या होता है? बाहर की तरफ त्वचा होती है, अंदर की तरफ मांसपेशी होती है, जिस मांसपेशी को भी अपन ने नाम बोला था ओ मांसपेशी होती है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मांसपेशी होती है। फिर अंदर के इसके अंदरी वाले अंदर की जो सरफेस होती है जो लाल लाल दिखाई देती है उसको बोलते हैं म्यूकस झिल्ली, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? म्यूकस झिल्ली। इसमें कुछ ग्रंथियां होती है जिनको अपन लेबियल ग्रंथि बोलते हैं। ये लेबियल ग्रंथि हमारी जो मांसपेशी होती है उसमें धसी हुई रहती है। तो ये हमारे पास होठ की संरचना हो गई। अब अपन डिस्कशन करेंगे बक्कल कैविटी के बारे में। अब हमारा टॉपिक कौन सा है? बक्कल कैविटी में। इसमें शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कुछ और संरचनाएं होती है जो अपन आगे डिस्कस करेंगे जब टंग को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अपन थोड़ा सा बक्कल कैविटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बक्कल कैविटी। अब हम बात करते हैं बक्कल कैविटी। किसकी बात करते हैं? बक्कल कैविटी। किसकी बात करते हैं? बक्कल कैविटी या मुख गुहा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मुख गुहा की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे अपन ने क्या बोला, गुहा, कैविटी, तो इसका मतलब इसमें दीवारें भी होंगी, इसमें हमारे पास छत भी होगी, इसमें हमारे पास फ्लोर भी होगा, सब होंगे, ठीक है। तो ऐसे गुहा, कैविटी का मतलब क्या होता है? गुहा होती है। गुहा का मतलब याद रखना, गुफा। अगर तुम कोई गुफा में घुस जाते, कमरा होता है वो एक गुफा होती है, उस गुफा को ऊपर क्या बोलते हैं? गुहा। तो इसका मतलब कैविटी की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या मिलता है? देखो इसमें जो दीवार होती है, वॉल होती है, वो किसकी बनी हुई रहती है?
यहाँ पे देखो ये हमारे पास मुख गुहा हो गई, तो इसकी दीवारें क्या हो गई, ये हो गई। तो दीवारें हमें किसकी बनी होती है, गाल, किसकी बनी होती है, गाल होते हैं हमारे पास, ठीक है, किसकी बनी हुई होती है, गाल की, गाल, ठीक है। तो हमारे पास इसकी दीवार किसकी बनी हुई रहती है, गाल, दो गाल होते हैं दोनों तरफ, ठीक है। ये अपन ऐसा बोल सकते हैं लेटरल सरफेस, इनको क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस, ठीक है। तो ये कहां पे मिलते हैं, लेटरली, कहां पे मिलते हैं, हमारे दोनों साइड पे मिलते हैं, लेटरली मिलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, वाल हो गई। अब अपन बात करते हैं रूफ की। तो रूफ किसका बना हुआ होता है, देखो रूफ की बात करते हो तालू, ऊपर की तरफ अपन जनरली बोलते हैं कि रोटी चिपक गई, तो रोटी कहां पे चिपकती है, तो ऊपर की तरफ होता है हमारे पास तालू होता है। तो तालू जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं पैलेट बोलते हैं, क्या होता है हमारे ऊपर की तरफ क्या होता है, तालू हो जाता है, ठीक है। ऊपर की तरफ हमारे पास तालू होता है, पैलेट होता है, पैलेट, ऊपर की तरफ क्या होता है, पैलेट होता है, तालू होता है, ठीक है। अब पैलेट भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक हमारे पास सॉफ्ट पैलेट होता है, एक हार्ड पैलेट होता है। यानी हम पैलेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हार्ड होता है और एक हमारे पास सॉफ्ट होता है, एक हमारे पास सॉफ्ट पैलेट होता है, एक हार्ड पैलेट होता है। अगर अपन ये जीभ को अपन पीछे की तरफ लगाते हैं, ऊपर की तरफ पीछे की तरफ लगाते हैं, तो हमें कुछ सॉफ्ट एरिया सा दिखाई देता है, सॉफ्ट एरिया फील होता है, उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट तालू बोलते हैं, मुलायम तालू बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। और जो आगे की तरफ संरचना होती है, उस आगे की तरफ की संरचना को अपन हार्ड पैलेट बोल देते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं फ्लोर, फिर अपन बात करते हैं फ्लोर, मतलब हमारा जो फर्श होता है वो किसका बना हुआ होता है, तो फ्लोर हमारे पास बना हुआ होता है टंग का, स्पेशली टंग का, जीभ का। हमारे पास जीभ होती है, नीचे की तरफ मैंडिबल होती है, और क्या होती है, मैंडिबल, जीभ और मैंडिबल, मैंडिबल, ठीक है। ये एक हड्डी होती है, ये जो नीचे वाली हड्डी होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, मैंडिबल, ऊपर वाली हड्डी को क्या बोलते हैं, मैक्सिला। यानी जो अपना नीचे वाला जबड़ा होता है, इस जबड़े को अपन क्या बोलते हैं, मैंडिबल, ऊपर वाला जबड़ा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिला। कभी भी कंफ्यूज हो तो मैक्सिमम वर्ड आता है, इसका मतलब आता है ऊपर की तरफ, ज्यादा या ऊपर की तरफ। तो मैक्सिला हमारे पास अपन जनरली क्या कहते हैं, मैक्सिमम को हम जनरली लिखते हैं मैक्स, इतना लिखते हैं, मैक्सिमम को अपन क्या लिखते हैं, इतना सा लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिला वर्ड का मतलब हो जाता है ऊपर वाला जबड़ा, ठीक है। और मैंडिबल का मतलब हो जाता है नीचे वाला जबड़ा, ठीक है। तो नीचे वाला जबड़ा होता है और नीचे की तरफ टंग होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मेशन करते हैं, फ्लोर का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसका जो अगर अपन बात करते हैं फ्रंट की बात करते हैं, तो फ्रंट में मिलता है हमारे पास माउथ मिलता है, क्या मिलता है, माउथ, क्या मिलता है हमारे पास, फ्रंट में माउथ मिल गया, ये माउथ मिल गया फ्रंट में। लेकिन अगर बैक की बात करते हैं, पीछे की तरफ बात करते हैं बैक, तो उसमें हमारे पास मिलती है फेरिंग्स, क्या मिल गया अपने पास, फेरिंग्स। दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको, मुख गुहा की बात करता हूं, ऊपर की तरफ अपन को तालू मिलता है, साइड में अपन को गाल मिलते हैं, आगे की तरफ अपन को माउथ मिलता है, पीछे की तरफ जैसे ये बक्कल कैविटी है तो ये ओपन हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे किसमें ओपन हो रही है, ये फेरिंग्स में ओपन हो रही है। अभी अपने डायग्राम से डिस्कस किया था कि मुख गुहा होती है, जो बक्कल कैविटी होती है वो कहाँ पे ओपन होती है, अपनी जो फेरिंग्स होती है उसमें ओपन होती है, ठीक है। अब अपने बात की पीछे की तरफ फेरिंग्स हो गई, आगे की तरफ माउथ हो गया, और नीचे की तरफ टंग होती है, और टंग के नीचे की तरफ ये हमारे पास क्या हो गया, मैंडिबल हो गई। ऊपर वाला मैक्सिला होता है, नीचे वाला मैंडिबल होता है, ठीक है। फिर रूफ की बात करते हैं अपन, छत की बात करते हैं, तो छत पे अपन को क्या मिलता है, पैलेट मिलता है, तालू मिलता है। तालू दो तरह का होता है, एक सॉफ्ट तालू होता है, एक हार्ड तालू होता है। कितने तरह का होता है, एक हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है, ठीक है। अब फिर अपन बात करते हैं साइड में अपन को मिलता है गाल मिलता है। इसी तरीके से ये हमारे पास बक्कल कैविटी हो गई। अब अपन बात करते हैं बक्कल कैविटी में और कौन सी संरचनाएं मिलती है, तो बक्कल कैविटी में अपन को दांत भी मिलते हैं, क्या मिलते हैं, दांत भी मिलते हैं। बक्कल कैविटी में अपन को दांत भी मिलते हैं। एक दांत को अपन टूथ बोलते हैं, इसीलिए अपन बोलते हैं टूथ ब्रश। तो टूथ ब्रश का मतलब क्या होता है, वन दांत। जैसे सिंगुलर वर्ड होता है, एक वचन होता है, उसको अपन टूथ बोलते हैं, टूथ, TOOTH,
TH। लेकिन अगर बहुवचन होता है तो उसको टीथ बोलते हैं, टीथ वर्ड, TWTH, उसको अपन क्या बोलते हैं, TWTH। एक वचन को अपन टूथ बोलते हैं, बहुवचन को अपन टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास बक्कल कैविटी में संरचनाएं मिलती है। अब अपन डिस्कस करेंगे दांत के बारे में। हम टीथ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो साथ साथ में मैं आपको टीथ की स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन टीथ की बात करते हैं, तो ये हमारे पास एपिकल फोरामेन हो गया। क्या हो गया, एपिकल फोरामेन हो गया। ये हमारे पास एक एपिकल फोरामेन हो जाता है। ये थोड़ा सा, ये देखो, ये हमारे पास एपिकल फोरामेन हो जाता है। इस एपिकल फोरामेन का क्या काम होता है अभी बताऊंगा। ये हमारे पास पल्प कैविटी हो गई, ये क्या हो गई, पल्प कैविटी हो गई, ये एपिकल फोरामेन हो गया। और इसके ऊपर की ओर अपन को मिलता है, जैसे यहाँ पे कुछ सेल्स मिलती है, इस पल्प कैविटी पे कुछ सेल्स होती है जिनको हम बोल देते हैं ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। इन सेल्स को क्या बोल देते हैं, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। ये ऊपर की तरफ कुछ हमारे पास सेल्स होती है, ये सेल्स हो गई। इन सेल्स को अपन बोल देते हैं ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। क्या बोल देते हैं, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर की तरफ अपन को जो संरचना मिलती है, जो स्ट्रक्चर मिलती है, वो क्या मिलती है, ये जो स्ट्रक्चर मिलती है, ये स्ट्रक्चर हो गया अपना डेंटिन। क्या हो गया, डेंटिन हो गया। और ये जो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिलती है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, इसको बोलते हैं अपन इनेमल। ये हमारे पास इनेमल हो गया, ये हमारे पास इनेमल हो गया। और यहां पे ये गम्स हो गए, ये गम्स हो गए, ये एल्वोलस सॉकेट हो गया, ये एल्वोलस सॉकेट हो गया, और ये गम्स हो गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए, गम्स हो गए। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूं, दोबारा स्टार्ट करता हूं। ये हमारे पास क्या होती है, एपिकल फोरामेन। फोरामेन का मतलब होता है खड्डा, फोरामेन का मतलब क्या होता है, खड्डा। तो ये अपेक्स, ये दांत का अपेक्स होता है, अपेक्स होता है, और ये बेस होता है। याद रखना, ये दांत का क्या होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको अपेक्स बोलते हैं। ये जो दांत का हिस्सा होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। ये अपेक्स हो गया, और ये हमारे पास, ये हमारे पास बॉडी हो गई। ये अपेक्स और ये हमारे पास क्या हो गई, बॉडी हो गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये अपेक्स हो गया, अपेक्स पे ये हमारे पास एपिकल फोरामेन हो गया। क्या हो गया, एपिकल फोरामेन। फोरामेन का मतलब होता है खड्डा। अब देखो इस एपिकल फोरामेन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। हमारे दांत को बहुत सारी जो नर्वस होते हैं, नर्वस सिस्टम भी आता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी आता है। दांत में हमारे पास ब्लड का सर्कुलेशन भी होता है, रक्त भी पहुंचता है, और हमारे पास यहाँ पे नर्व, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं वो भी पहुंचते हैं। तो जैसे ये हमारे पास न्यूरॉन्स हो गए, ये हमारे पास न्यूरॉन्स हो गए, और ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हो गई, ये हमारे पास रक्त वाहिनियां हो गई, ये रक्त वाहिनियां हो गई, और ये हमारे पास कुछ न्यूरॉन्स हो गए, ये न्यूरॉन्स हो गए, ये हमारे पास रक्त वाहिनियां हो गई। ये किसमें है सब, ये किधर से एंटर हुए, तो ये एंटर हो रहे हैं इस एपिकल फोरामेन के द्वारा, एंटर हो रहे हैं अंदर की तरफ। अब ये क्या है, ये गुहा है, ये भी एक क्या है, कैविटी है, गुहा है, जिसको अपन बोलते हैं पल्प कैविटी। ये कौन सी कैविटी हो गई, पल्प, पल्प कैविटी, कैविटी। देखो पल्प क्या होता है, कभी आपने सुना होगा, जब आम मैंगो की बात करते हैं तो मैंगो का जो रस होता है, जब उसको ऐसे दबाते हैं तो दबाने पे वो पलपला हो जाता है। पलपला का मतलब पल्प बन जाता है। तो उसका जो रस होता है, उसका जो माल होता है, अंदर का जो सामान होता है, जो अंदर का माल होता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, पल्प बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पल्प का मतलब हो गया पल्प, क्योंकि ये यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस कैविटी में क्या मिल रहा है, पल्प मिल रहा है। इस कैविटी में अपन को मिल रहा है पल्प, मिल रहा है पल्प। क्या मिल रहा है इस कैविटी में, पल्प मिल रहा है, कुछ लिक्विड मिल रहा है, कुछ द्रव मिल रहा है, उस द्रव को अपन क्या बोल देते हैं, पल्प। और इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में और क्या मिलते हैं, हमको न्यूरॉन मिलते हैं और हमें रक्त वाहिनियां मिलती है। अब देखो कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। कभी भी जैसे जैसे एज के साथ बात करते हैं,
एज बढ़ती जाती है तो एज बढ़ने के साथ साथ हमारे जो एपिकल फोरामेन का डायमीटर होता है, व्यास होता है, साइज होती है, वो घटती हुई जाती है। जिससे क्या होगा, जैसे जैसे साइज घटती हुई जाएगी, बुढ़ापे में आकर के ये एपिकल फोरामेन बंद हो जाता है। जैसे ही एपिकल फोरामेन बंद हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, दांत गिर जाएंगे। दांत गिरने का कारण क्या होता है, एपिकल फोरामेन बंद हो जाता है। ये क्या होता है हमारे पास नीचे की तरफ, ये क्या होता है, इसको अपन बोल देते हैं एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन, फोरामेन ये क्या होता है हमारे पास, एपिकल फोरामेन होता है। फोरामेन का मतलब मैंने बताया था खड्डा, मतलब हमारे पास एक वे होता है, रास्ता होता है, एक खड्डा होता है, उस खड्डे को अपन क्या बोलते हैं, फोरामेन बोल देते हैं। छेद होता है, उस छेद को अपन क्या बोलते हैं, फोरामेन। तो ये फोरामेन होता है, एपिकल फोरामेन होता है। ये एपिकल फोरामेन उम्र के साथ साथ घटता जाता है, इसका साइज छोटा होता जाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापे में ये बंद हो जाता है। जैसे ही बुढ़ापे में ये बंद हो जाएगा, दांत गिर जाएंगे। एक तो ये इंटरेस्टिंग बात थी। दूसरी बात, एक जब भी हमारे पास दांतों में कीड़ा खा जाता है या फिर दांत में कोई प्रॉब्लम होती है, दांत में कोई कैविटी बन जाती है। कैविटी का मतलब वो क्या होता है, खड्डा बन गया। जैसे रेगुलर अपन ब्रश नहीं करते हैं, तो ब्रश नहीं करने की वजह से ब्रूस बोल दो चाहे ब्रश बोल दो, तो आपकी भाषा में ब्रूस और मेरी भाषा में ब्रश। तो अगर अपन जैसे मान लो ब्रश नहीं करते हैं, तो ब्रश नहीं करने से क्या होता है कि कैविटी बन जाती है। उस कैविटी को जब अपन भरवाने जाते हैं, एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं। डेंटिस्ट का मतलब जो दांत का ट्रीटमेंट करता है, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो डेंटिस्ट एक ट्रीटमेंट करता है। उस ट्रीटमेंट का नाम होता है आरसीटी। आरसीटी क्या नाम होता है, आरसीटी क्या नाम होता है, आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसका क्या नाम होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। क्या नाम होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो दांत होता है, दांत का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रूट। हम क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। दांत की क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये तो मैंने एक डायग्राम समझने के लिए बनाया, लेकिन एक्चुअली में दांत की संरचना कैसी होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा इस तरीके की दांत की संरचना होती है। ठीक है, ये हमारे पास दांत की संरचना हो जाती है। ये क्या होगी, दांत की संरचना होगी। तो ये क्या है, यहाँ पे एपिकल फोरामेन मिलता है। ये क्या मिल गया, एपिकल फोरामेन मिल गया। ठीक है, और ये क्या है, ये रूट है, जड़ है, और जड़ की केनाल है। केनाल का मतलब क्या, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी छोटा सा अगर रास्ता होता है, छोटा सा रास्ता होता है, मतलब सकड़ा रास्ता होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, केनाल बोलते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, केनाल बोलते हैं। तो ये देखो, ये रूट का मतलब अपने पास जड़, किसकी, दांत की जड़। दांत की जड़ की जो केनाल होती है, रास्ता होता है, सकड़ा रास्ता होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। इस ट्रीटमेंट में अपन क्या करते हैं, इस ट्रीटमेंट में डॉक्टर, जैसे मान लो यहाँ पे कैविटी हो गई, ये क्या हो गई, कैविटी हो गई, ये कैविटी हो गई, तो डॉक्टर क्या करता है, इस कैविटी को थोड़ा सा, जैसे यहां तक अपने पास क्या मिलता है, यहां तक अपने पास डेंटिन मिलता है, ये अपने पास डेंटिन मिलता है। ठीक है, तो जैसे डॉक्टर क्या करता है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके, इस कैविटी को एक्सटेंड करके यहां से ये जो डेंटिन का हिस्सा है उस डेंटिन को निकाल देता है, और फिर यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स है, इन न्यूरॉन्स को निकाल देता है। डॉक्टर क्या करता है, इन न्यूरॉन्स को बाहर निकाल देता है, जिससे हमको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। अदरवाइज क्या होता है, देखो एक्चुअली में क्या होती है, कुछ यहाँ से स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है। अगर अपन को अपन कुछ ठंडा खाते हैं, तो ठंडा खाने पे अपन को झंझनाहट मचती है। तो वो झंझनाहट क्यों मचती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ संरचनाएं होती है, वो संरचनाएं अपने न्यूरॉन से जुड़ी हुई होती है। तो इस न्यूरॉन से संरचनाएं जुड़ी होने की वजह से अपन यहाँ पे कोई भी चीज टच होती है तो वो इन न्यूरॉन्स के द्वारा डिटेक्ट कर ली जाती है, पता लगा ली जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि अपन को झंझनाहट होती है, अपन को ठंडा लगता है, गर्म लगता है। ठीक है, तो ये रीजन ये होता है। तो डॉक्टर क्या करता है, इनको जो अपने न्यूरॉन्स होते हैं, जब ना रहेगा, बांस ना बजेगी, बांसुरी, तो बांस को हटा दिया। जब ये प्रॉब्लम कर रहा है, उस प्रॉब्लम करने वाले स्ट्रक्चर को हटा देते हैं, तो फिर अपने पास तो यहाँ पे कोई झंझनाहट नहीं बचेगी। तो इस तरीके से हमारे पास आरसीटी का ट्रीटमेंट होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, और इसमें कुछ रबड़ की संरचनाएं डाल देता है।
अब ये क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ से हमारे पास कोई और इंफेक्शन ना हो तो यहाँ पे क्या करता है, कुछ रबड़ की स्ट्रक्चर्स डाल देता है। यहाँ पे ऐसे जैसे रबड़ की स्ट्रक्चर्स डाल दी, इसको हटा करके ये रबड़ की स्ट्रक्चर्स डाल दी, इसको हटा करके ये रबड़ की स्ट्रक्चर्स डाल दी, ठीक है, ये रबड़ की स्ट्रक्चर्स डाल दी, और इसमें फिर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट भर देता है। क्या भर देता है? कैल्शियम कार्बोनेट भर देता है, और ये कैप लगा देता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आरसीटी का ट्रीटमेंट होता है जिसको अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये पल्प कैविटी होती थी जिसमें पल्प भरा हुआ होता है। पल्प का मतलब क्या होता है, कुछ गाढ़ा द्रव होता है, गाढ़ा द्रव होता है, उसी को अपन बोलते हैं पल्प बोल देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ न्यूरॉन्स होते हैं और कुछ रक्त वाहिनियां होती है। रक्त वाहिनियों की जरूरत क्या होती है? दांत की जो ये कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं भी तो जीवित होती है, तो इन जीवित कोशिकाओं को सप्लाई की जरूरत होती है, रक्त की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पोषक पदार्थों की जरूरत होती है। तो पोषक पदार्थ इन रक्त वाहिनियों के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो अपनी पल्प कैविटी होती है, इसके ऊपर कुछ सेल्स दिखाई दे रही है, ये कुछ सेल्स है। इन कोशिकाओं को अपन क्या बोल देते हैं? ओडेंटोब्लास्ट सेल। इनको क्या बोल देते हैं? ओडेंटोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? सेल से संबंधित ही होता है, जो नई सेल्स का निर्माण करती है उन सेल्स को अपन बोलते हैं ब्लास्ट सेल्स। क्लास्ट, एक वर्ड आता है क्लास्ट, मतलब जो नष्ट करने वाली सेल्स होती है, किसी दूसरी सेल्स को नष्ट करने वाली सेल्स होती है उसको क्लास्ट बोलते हैं। बाकी जो नई सेल्स का निर्माण करती है उसको ओडेंटोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास ओडेंटोब्लास्ट सेल्स हो जाती है। अब ओडेंटोब्लास्ट सेल्स का काम क्या होता है? इनका नाम क्या है? ब्लास्ट। तो इसका मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी। क्या करेगी? नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी या किसी और सब्सटेंस का निर्माण करेगी। तो ये जो ओडेंटोब्लास्ट होता है ये किसका निर्माण करती है? ये डेंटिन हो गया। ये क्या हो गया? डेंटिन। ये क्या हो गया? डेंटिन हो गया। तो ये जो ओडेंटोब्लास्ट सेल्स होती है ये किसका सिक्रेशन करती है? डेंटिन का सिक्रेशन करती है। हमारा दांत हमें सफेद कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि उसका कलर डेंटिन की वजह से होता है। अब आप बोलोगे सर इनेमल की वजह से होता है, ये बाहर वाला क्या होता है? इनेमल। ये क्या होता है? इनेमल। तो आप बोलोगे सर जो बाहर वाला इनेमल होता है उसकी वजह से दांत का सफेद कलर होता है। नहीं, ये तो एक ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। कैसा होता है ये? इनेमल तो एक पारदर्शी संरचना होती है, लेकिन जो कलर दिखता है दांत का सफेद कलर वो होता है डेंटिन की वजह से। और डेंटिन का निर्माण कौन करता है? ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं डेंटिन का सीक्रेशन करती है, डेंटिन का स्रावन करती है। ये हमारे पास डेंटिन हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनेमल की। तो इनेमल हमारे पास जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, सबसे बाहर का खोल होता है दांत का, जो अपन को दिखता है सफेद सफेद, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन इनेमल बोलते हैं। कुछ इमाइलोब्लास्ट सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती है? इमाइलोब्लास्ट। कौन सी सेल होती है? इमाइलोब्लास्ट। कुछ सेल्स होती है इमाइलोब्लास्ट। ये इमाइलोब्लास्ट सेल्स किसका निर्माण करती है? इनेमल का। इमाइलोब्लास्ट सेल्स किसका निर्माण करती है? इनेमल का। इमाइलोब्लास्ट सेल्स इनेमल का सीक्रेशन करती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। हमारी बॉडी में सबसे कठोर भाग की बात करते हैं तो वो होता है इनेमल। हमारी बॉडी में सबसे कठोर भाग की बात करते हैं तो वो होता है इनेमल। अब इस इनेमल का सीक्रेशन कौन करता है? इमाइलोब्लास्ट सेल्स। इमाइलोब्लास्ट सेल्स इनेमल का सीक्रेशन करता है, और इनेमल हमारी बॉडी का सबसे कठोरतम भाग होता है, ठीक है। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हमारे पास अपेक्स हो गया। अपेक्स में हमारे पास ये नीचे की तरफ एपिकल फोरामेन होता है। इस एपिकल फोरामेन से हमारे पास ये रक्त वाहिनियां और हमारे पास कुछ न्यूरॉन्स, कुछ तंत्रिका कोशिकाएं एंटर करती है, कुछ न्यूरॉन्स एंटर करते हैं और हमारे पास रक्त वाहिनियां एंटर करती है। इसमें एक हमारे पास द्रव मिलता है, द्रव, तो उसको अपन बोलते हैं पल्प बोल देते हैं। इस पूरी कैविटी का नाम हमारे पास पल्प कैविटी हो जाता है। इस पल्प कैविटी के चारों ओर कुछ कोशिकाएं होती है जिनको ओडेंटोब्लास्ट कह देते हैं। ब्लास्ट का मतलब हो जाता है नई कोशिकाओं का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हो जाती है। तो ये हमारे पास ओडेंटोब्लास्ट सेल्स हो गई। ओडेंटोब्लास्ट सेल के द्वारा सीक्रेशन होता है, स्रावन होता है डेंटिन का। डेंटिन हमारे पास ये हो गया। हमारे दांत का कलर डेंटिन की वजह से होता है। सबसे बाहर की तरफ होता है इनेमल।
इनेमल का सीक्रेशन करती है, इमाइलोब्लास्ट कोशिकाएं करती है। लेकिन हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, पारदर्शी होता है, हमारे दांत का जो कलर होता है वो डेंटिन की वजह से होता है। अब ये तो था हमारे पास एक दांत की इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर अपन थोड़ा सा और बात करते हैं तो जैसे देखो मान लो ये क्या होता है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये सॉकेट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, जैसे हमारे मैंडिबल, ये नीचे की तरफ क्या होते हैं मैंडिबल, ऊपर की तरफ क्या होता है मैक्सिला। जैसे मान लो ये हड्डी है, ये मेरे पास मैंडिबल है, ये क्या है हमारे पास मैंडिबल है, ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट मैंडिबल है। इस मैंडिबल में कुछ सॉकेट बन जाते हैं, कुछ पाउच बन जाते हैं, ये पाउच बन गए, ये क्या बन गए, पाउच बन गए, ये कुछ पाउच बन गए। ये कौन सी हड्डी थी हमारे पास, मैंडिबल हड्डी थी। मैंडिबल हड्डी में ये पाउच बन जाते हैं, इन पाउच को अपन बोल देते हैं एल्वोलाई, एल्वियोलर, एल्वियोलर सॉकेट, इनको क्या बोल देते हैं, एल्वियोलर सॉकेट बोल देते हैं। इसमें क्या होते हैं, दांत धसे हुए होते हैं, इसमें क्या होते हैं, दांत धसे हुए होते हैं। और यहाँ पे जैसे ये दांत निकला हुआ है, इस दांत का अपन को कौन सा भाग दिखता है, इनेमल वाला भाग, सॉरी ये हाँ इनेमल वाला भाग दिखता है, ठीक है। ये दांत का ऊपर का जो अपन को दांत दिखाई देता है ये है, ये अपन को दांत का इनेमल वाला भाग दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पे गम्स होते हैं, क्या होते हैं, गम्स होते हैं। ये दो दांत हमारे पास गम्स होते हैं। ये क्या है हमारे पास, गम, तेरा गम अगर ना होता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, गम्स होते हैं। अब ये हमारे पास एल्वियोलर सॉकेट की वाल होती है। जैसे मान लो ये हड्डी हो गई, तो ये हड्डी का जो सॉकेट है इसको अपन ने क्या बोल दिया, एल्वियोलर सॉकेट। अब इसमें दांत होता है, तो दांत से पहले जैसे मान लो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास डेंटिन होता है। तो डेंटिन और इसको जोड़ने के लिए, डेंटिन और एल्वियोलर सॉकेट को जोड़ने के लिए हमारे पास सीमेंट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक लेयर मिलती है जिसको अपन बोलते हैं सीमेंटम। यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीमेंटम। ये लेयर होती है, इसको अपन बोलते हैं सीमेंटम। ये जो लेयर होती है इसको अपन बोलते हैं सीमेंटम। ये लेयर होगी, इसको क्या बोलेंगे, सीमेंटम। सीमेंटम मतलब सीमेंट, ये सीमेंट होती है। ये क्या हो गई हमारे पास, सीमेंट हो गई। सीमेंट का काम क्या होता है, जोड़ने का। तो ये किसको जोड़ती है, ये हमारे पास अंदर की तरफ कौन हो गया, डेंटिन हो गया, ये एल्वियोलर सॉकेट हो गया। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। और एक अंदर की तरफ झिल्ली भी होती है, ये एक अंदर की तरफ झिल्ली होती है। इस झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं, पेरिओडेंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, पेरिओडेंटोब्लास्ट, पेरिओडेंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन। इसको क्या बोल देते हैं अपन, पेरिओडेंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन। ये हमारे पास एक झिल्लीनुमा संरचना होती है जो सीमेंटम के बाहर होती है। सीमेंटम और ये जो एल्वियोलर सॉकेट की वॉल होती है, ये दीवार हो गई, ये एल्वियोलर सॉकेट हो गया। इस एल्वियोलर सॉकेट की ये दीवार हो गई, ये क्या हो गई, एल्वियोलर सॉकेट की दीवार हो गई। तो एल्वियोलर सॉकेट और ये सीमेंटम हो गया, ये एल्वियोलर सॉकेट हो गया। तो इन दोनों के बीच में ये जो झिल्ली मिलती है इसको अपन बोलते हैं पेरिओडेंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन। इसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिओडेंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन। यहाँ पे सीमेंटम का मतलब होता है जोड़ने का काम होता है। अब ये हमारे पास क्या हो गए, गम्स हो गए। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई दांत की। तो दांत में अपन ने क्या बोला कि सबसे बाहर की तरफ कौन सी स्ट्रक्चर होती है, एल्वियोलर सॉकेट। क्या होता है, एल्वियोलर सॉकेट। ये बाहर वाली संरचना क्या हो गई, एल्वियोलर सॉकेट हो गया, ठीक है। इस एल्वियोलर सॉकेट के अंदर की तरफ क्या मिलती है, पेरिओडेंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन। क्या मिला, इस एल्वियोलर सॉकेट के अंदर की तरफ क्या मिली अपन को, एक झिल्लीनुमा संरचना मिलती है। उस झिल्ली को अपन बोलते हैं पेरिओडेंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर अंदर की तरफ अपन को क्या मिला, सीमेंटम। इस सीमेंटम का काम क्या होता है, जोड़ने का काम होता है। दांत को इस सॉकेट से जोड़ने का काम होता है। फिर अंदर की तरफ क्या मिला, ये संरचना अपने पास डेंटिन होती है। ये संरचना अपने पास डेंटिन होती है। डेंटिन का सीक्रेशन कौन करता है, जो हमारी ये अपने पास जो
ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं होती है। कौन सी सेल्स हो गई? ये ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं हो गई। ये ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं किसका सीक्रेशन करती है? डेंटिन का सीक्रेशन करती है। और एक इमाइलोब्लास्ट कोशिकाएं थी, वो किसका सीक्रेशन कर रही थी? इनेमल का सीक्रेशन कर रही थी। ठीक है, ये नीचे की तरफ एपिकल फोरामेन होता है। इसका काम क्या होता है? ये एपिकल फोरामेन होता है। इस एपिकल फोरामेन का काम होता है कि ये रास्ता देता है, एक छेद होता है जो रास्ता देता है किसको? जो ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां और अपने पास ये तंत्रिका तंत्र होता है, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका तंत्र के जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस सेल्स होती है, उन नर्वस सेल्स को हमारे पास क्या करता है? रास्ता देने का काम करता है। ये हमारे पास पल्प कैविटी हो गई। इस पल्प कैविटी में हमारे पास क्या होता है? पल्प भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? पल्प भरा हुआ होता है। इस पल्प का क्या काम होता है? ये भोजन होता है, हमारे दांत का भोजन होता है। हमारे दांत का भोजन कौन होता है? पल्प। पल्प हमारे दांत का भोजन होता है। और ये हमारे पास जिस कैविटी में पल्प होता है उसको अपन पल्प कैविटी बोल देते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट डिस्कशन हुआ दांत का। हम बात करते हैं हमारे माउथ में कितने टाइप के दांत मिलते हैं। तो हमारे माउथ में 4 टाइप के दांत मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं इंसिजर। कौन से होते हैं? इंसिजर। दूसरा होता है हमारे पास केनाइन। थर्ड होता है हमारे पास प्रीमोलर। और फिर होता है लास्ट होता है मोलर। देखो, प्री वर्ड लग गया, प्री का मतलब पहले होता है, तो जो मोलर से पहले आता है उसको अपन क्या बोल देते हैं? प्रीमोलर बोल देते हैं। फिर लास्ट में आता है मोलर। सबसे पहले इंसिजर, फिर केनाइन। देखो, अगर अपन टाइगर के देखते हैं, शेर के दांत देखते हैं, तो शेर के ऊपर की नीचे की तरफ 2 दांत निकले हुए होते हैं और ऊपर की तरफ 2 दांत निकले हुए रहते हैं। तो ये जो टीथ होते हैं, इन्हीं दांतों को अपन क्या बोलते हैं? केनाइन टीथ। क्योंकि जो केनाइन वर्ड होता है, जो केनाइन शब्द होता है, वो लिया गया है कुत्ते से। ये जो शब्द है वो किससे संबंधित होता है? कुत्ते से संबंधित होता है। ये जो शब्द होता है वो किससे संबंधित होता है? कुत्ते से संबंधित होता है। जो कुत्ते के दांत होते हैं, कुत्ते के दांत का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास जो लंबे लंबे निकले हुए होते हैं उनको अपन बोलते हैं केनाइन टीथ। कंप्लीट समझाता हूं। इनको एक नाम और बोलते हैं वोल्फ टीथ। क्या बोलते हैं? वोल्फ टीथ या टूथ। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? वोल्फ टूथ, यानी भेड़िए का दांत। भेड़िए की जाति कौन होता है? कुत्ता। कुत्ता कहां से आया? भेड़िए से। तो जो भेड़िए के दांत होते हैं, भेड़िया कौन सी हमारे पास स्पीशीज होती है? केनाइन में आता है। भेड़िया किस में आता है? केनाइन स्पीशीज में आता है। ठीक है, तो इसलिए अपन उसको क्या बोल दिया? केनाइन टीथ बोल दिया। इसका दूसरा नाम होता है वोल्फ टीथ। कौन से होते हैं? जो अपन को अपने जो लंबे लंबे निकले हुए दांत होते हैं इस तरीके से ऊपर से और नीचे से, उनको बोलते हैं अपन केनाइन टीथ बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जो 2 केनाइन, जैसे मान लो मैं लोअर जॉ की बात कर रहा हूं, नीचे वाले जबड़े की बात करता हूं, तो ये 2 केनाइन टीथ हो गए। इन 2 केनाइन टीथ के बीच के जो दांत होते हैं, 4 दांत होते हैं। ठीक है, इन दांतों को अपन क्या बोलते हैं? इंसिजर। इनको क्या बोलते हैं? इंसिजर। अब देखो ये वर्ड कहां से आया? इंसिजन। 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 इंसिजन का मतलब क्या होता है? कट लगाना। जैसे जो ब्लेड होती है, डॉक्टर अपने को कट लगाता है, उसको अपन बोलते हैं इंसिजन बोलते हैं। ठीक है, अब इंसिजन से हमारे पास ये शब्द है इंसिजर। इंसिजर का मतलब क्या होता है कि ऐसे दांत जो चीर फाड़ करते हैं। डॉक्टर का क्या काम होता है? चीर फाड़ करने का। ठीक है, डॉक्टर क्या करता है? अपन को ऐसे चीरा लगाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंसिजर क्या करते हैं? चीरा लगाने का काम होता है। तो किसी भी चीज को कट करना है, किसी भी चीज पे चीरा लगाना है, तो कौन से दांत काम आते हैं हमारे पास? इंसिजर। तो ये वर्ड कहां से आया? इंसिजन से। इंसिजन का मतलब क्या होता है? चीरा लगाना। अगर अपने पास जो डॉक्टर की ब्लेड आती है, उस ब्लेड से चीरा लगाते हैं, उसको अपन बोलते हैं इंसिजन बोलते हैं। और उस इंसिजन से अपने पास शब्द आया इंसिजर। ठीक है, कौन सा शब्द आया? इंसिजर, जिसका मतलब होता है कट करना या चीरा लगाना। ठीक है, इस तो हमारे पास जो इंसिजर दांत होते हैं, इंसिजर दांत होते हैं, इंसिजर जो इंसिजर टीथ होते हैं, इंसिजर दांत होते हैं, उनका काम क्या होता है? किसी भी चीज को उसको फाड़ कट करना, उसका चीरा लगाना। मतलब जैसे मान लो ये चौक है, इस चौक को मैं आगे से देता हूं, तो ये आगे से क्या करेगी? इसको कट करेगी। इस पे क्या लगाएगी? इंसिजर लगा देती है, कट कर देती है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? इंसिजर टीथ बोलते हैं। दूसरा क्या है? केनाइन। दूसरा वर्ड क्या आता है? केनाइन। ठीक है, तो केनाइन से अपने पास कौन से दांत हो गए? हमारे पास केनाइन स्पीशीज है, केनाइन। इंसिजर केनाइन आ गया। ठीक है,
इसका काम क्या होता है, किसी भी चीज को फाड़ने का। अगर जैसे मान लो मेरे को गन्ने को फाड़ना है, तो गन्ने को मैं फाड़ूंगा तो कैसे करूंगा, यहाँ पे दबा करके इस तरीके से उसको छीलता हूँ। गन्ने को कैसे छीला जाता है, यहाँ से हमारे पास जो कैनाइन टीथ होते हैं उसी के द्वारा अपन गन्ने को फाड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कैनाइन टीथ हो गए, जिनको अपन वोल्फ टीथ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बता दिया। फिर आता है प्रीमोलर और मोलर टीथ, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है चबाने का। जैसे मान लो मेरे को ये चोक चबानी है, तो मैं इस चोक को कहां पे चबाऊंगा, यहाँ पे नहीं चबा पाऊंगा, साइड में ये जो कैनाइन टीथ होते हैं इससे भी नहीं चबा पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को चबानी है तो या तो प्रीमोलर या मोलर टीथ होते हैं, वहीं पे जाकर के मैं इसको चबा सकता हूँ। खाने को अपन चबाते हैं तो कहां पे चबाते हैं, या तो प्रीमोलर या मोलर, यानी जो साइड में अपना होता है वहीं पे चबाते हैं। अपन कभी भी कैनाइन या इंसिजर टीथ पे अपन उसको नहीं चबाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल दांत हो गए, 4 टाइप के दांत हो गए। पहले वाले इंसिजर, जिनका काम होता है हमारे पास खाने को टुकड़े करना या खाने को चीरना, चीरने का काम होता है। इनका क्या काम होता है, चीरना। दूसरे का काम होता है फाड़ना। दूसरे का क्या काम होता है, कुत्ता फाड़ देता है। कुत्ता कैसे फाड़ता है अपन को, जब भी अपन ये टीथ होते हैं, इन्हीं टीथ की हेल्प से अपन को फाड़ता है, तो इसलिए अपन इनका काम हो गया फाड़ना। और इनका काम होता है चबाना। इनका काम क्या हो गया, चबाना। ये चबाने के लिए प्रीमोलर मोलर काम आते हैं, और फाड़ने के लिए हमारे पास कैनाइन आते हैं, इंसिजर आते हैं। किसी भी चीज को अपन को चीरना या तोड़ना है तो हमारे पास ये 4 तरीके के दांत हो गए। अब जब भी इसका फॉर्मूला लिखा जाता है तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, अगर ह्यूमन के फॉर्मूले की बात करते हैं, ह्यूमन का फॉर्मूला, ठीक है, जिसकी उम्र हमारे पास 18 साल से ज्यादा है, हमारे पास 18 साल से ज्यादा है उम्र, जिस उम्र की, उसके लिए अपन फॉर्मूला सभी के लिए यही होता है। लेकिन जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं ये मेनली किसके लिए, मतलब जो इसमें डाटा लिखूंगा वो डाटा हमारे पास होगा 18 साल से ऊपर के का। तो जैसे ह्यूमन है, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, इंसिजर लिखते हैं, फिर उसके बाद में कैनाइन आता है, फिर उसके बाद में प्रीमोलर आता है, फिर उसके बाद में मोलर आता है। तो ICPMM क्या आ गया, ICPMM, ठीक है। ये अपर जाके आ गए, कौन से क्या आ गए, अपर जाके। फिर उसके बाद में इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 2 से, क्योंकि ये हाफ जो के हैं, किसके हैं, हाफ जो। जैसे मान लो ये मेरे वाला है, यहां से इधर का मैं, जैसे ऊपर वालों को मैंने लिख दिया, ऊपर वाला इंसिजर है तो ऊपर वाला इंसिजर ये लिख दिया, ठीक है। फिर कैनाइन लिख दिया, फिर प्रीमोलर और लास्ट में मोलर लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये नीचे वाला लिख दिया मैंने। अब अगर मेरे को पूरे जबड़े का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट जबड़े का हमारे पास टोटल दांत कितने होते हैं वो आ जाएंगे। तो ये ह्यूमन का, इसको ऐसे जोड़ो, ये हमारे पास डेंटल फॉर्मूला होता है, इसको ह्यूमन का भी छोड़ो। ये हमारे पास क्या हो गया, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है, मतलब एक सूत्र होता है दांतों का। तो कैसे होता है, ICPMM, ICPMM, मतलब ऊपर की तरफ कैनाइन टीथ होते हैं, नीचे की तरफ कैनाइन टीथ होते हैं, ऊपर की तरफ इंसिजर, नीचे की तरफ। लेकिन ये आधे जबड़े का होता है, आधा ऊपर वाला आधा नीचे वाला। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो इसलिए अपने पास ये क्या हो गया, कंप्लीट डेंटल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जैसे हमने अभी बात किया कि डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया, डेंटल फॉर्मूला अपने पास क्या हो गया, सबसे पहले इंसिजर अपर जॉ के, इंसिजर लोअर जॉ के। ये हमारे पास क्या हो गया, लोअर जॉ, ये अपर जॉ, ठीक है। ये ऊपर वाले जबड़े के हो गए, ये हमारे पास नीचे वाले जबड़े के हो गए। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास कैनाइन, ये ऊपर वाले जबड़े के कैनाइन, ये नीचे वाले जबड़े के कैनाइन। फिर अपने पास आता है प्रीमोलर, ऊपर वाले जबड़े के प्रीमोलर, नीचे वाले जबड़े के प्रीमोलर। फिर उसके बाद में आ जाता है ऊपर वाले जबड़े के मोलर, नीचे वाले जबड़े के मोलर। अब इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो ये अपने पास क्या हो गया, टोटल डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं ह्यूमन में, ह्यूमन में स्पेशली बात करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन में चाइल्ड की बात करते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं 10 साल तक के, 12 साल तक के बच्चे होते हैं, उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चाइल्ड की, यानी जिनकी उम्र हमारे पास लेस देन 10-12 ईयर है, ठीक है। अगर हमारे पास लेस देन 12 साल से कम के बच्चे हैं तो उनकी स्पेशली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनमें हमारे पास क्या हो जाएगा, अब मैं क्या डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट उनका डाटा पुट करूंगा।
तो इनका हमारे पास हो जाता है 21 20 मल्टीप्लाई बाई 2। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 2, ये क्या हो गए इंसीजर, 1 1 कैनाइन, 2 2 प्रीमोलर और 0 0 मोलर, मल्टीप्लाई बाई 2। तो अपने पास क्या हो गया 2 3 4 5 5 10 20। तो अपने पास टोटल दांत कितने हो गए 20। ठीक है, टोटल दांत कितने आ गए 20 दांत आ गए। तो इसी को हम अपन बोल देते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत। क्या बोल देते हैं मिल्क टीथ। ये हमारे पास क्या हो जाते हैं दूध के दांत हो जाते हैं। तो ये हमारे पास दूध के दांत हो गए। कैसे हो गए कि जैसे देखो चाइल्ड होता है उसमें हमारे पास मोलर दांत अनुपस्थित होते हैं। कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, मोलर दांत होते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं दूध के दांत में। अब अपन बात करते हैं अगर 12 से 18 साल का बच्चा हो, कितना से 12 से 18 साल का बच्चा हो, तो उसमें क्या हो जाएगा 12 से 18 साल के में 21 22 हमारे पास क्या हो गया 21 22 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कितने हो गए 4 5 7 14 28। तो हमारे पास 18 साल तक के बच्चे में कितने होते हैं 28 दांत होते हैं। 2 ऊपर वाले जबड़े में इंसिजन, 2 नीचे वाले जबड़े में, 1 1 कैनाइन होता है हमारे पास, 2 2 मोलर होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और 2 2 ही मोलर होते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 28 दांत हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपने पास एडल्ट में। एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट में हमारे पास डेंटल फॉर्मूला हो जाता है 21 23 21 23। क्या हो जाता है 21 23 21 23। तो टोटल टीथ हमारे पास कितने हुए 32। अब हमारे पास क्या हो जाता है एडल्ट में क्या होता है, ये जो चाइल्ड होता है 12 से 18 साल तक का बच्चा होता है, इसके पास में विजडम टीथ, कौन सी टीथ आ जाती है विजडम टीथ भी ऐड हो जाती है। हमारे पास अक्कल दाढ़, कौन सी दाढ़ आ जाती है अक्कल दाढ़ आ जाती है, विजडम टीथ आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट में एक एक विजडम टीथ आ गई। ठीक है, इसलिए अपन अपने पास तो टोटल टीथ कितने हो गए 32। अब अपन एक हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा दांत है जो केवल एक बार आता है, केवल परमानेंट होता है, वो हमारे पास मतलब टेम्पररी नहीं होता है, तो डेसिडुअस नहीं होता है, टेम्पररी नहीं होता है, तो वो होता है मोलर। यहाँ पे देखो यहाँ पे मोलर नहीं है लेकिन यहाँ पे मोलर आ गया, यानी जो बच्चे होते हैं ना उनके दांत पूरे के पूरे झड़ जाते हैं फिर दोबारा नहीं आते हैं। ठीक है, तो जब पहले वाले दांत आते हैं उनको अपन बोलते हैं डेसिडुअस या टेम्पररी, मतलब जो हमारे पास ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहते हैं फिर वो झड़ जाते हैं, जिनको अपन दूध के दांत बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें मोलर नहीं होता है, मोलर सिर्फ एक बार आता है और परमानेंट होता है हमेशा। अब उसके बाद में जैसे ये दांत टूटेंगे फिर नए दांत आएंगे, तो ये जितने भी दांत हो गए ये सारे कौन से हो गए परमानेंट हो गए, परमानेंट हो गए। ठीक है, ये परमानेंट दांत हो गए, ये सारे 28 दांत है परमानेंट दांत होते हैं। फिर इसमें अक्कल दांत विजडम टीथ भी आ जाती है। जब हमारे पास एक एक विजडम टीथ उग जाती है तो उसके बाद में हमारे पास टोटल 32 दांत आ जाते हैं। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि मोलर टीथ केवल एक बार आते हैं, वो कभी भी बच्चों में नहीं होते, वो हमारे पास डाइफाइकोडोन यानी द्विबार दंती नहीं होते। अब 2-3 शब्दावली आएगी, एक तो होता है द्विबार दंती, देखो द्विबार दंती यानी 2 बार दांत, द्विबार दंती का मतलब क्या हुआ 2 बार दांत। तो अगर हमारे पास 2 बार दांत आ रहे, देखो पहले मेरी टीथ आए फिर वो टूट गए और फिर कौन से आ गए परमानेंट टीथ आ गए, टेम्पररी डेसिडुअस फिर अपने पास परमानेंट आ गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास द्विबार दंती, यानी हमारे दांत कितनी बार आ रहे हैं 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास दांत 2 बार आते हैं इसलिए अपने क्या बोलते हैं द्विबार दंती, 2 बार दांत। ठीक है, फिर अपने पास आ जाता है कि अभी अपन पढ़ रहे थे कि जितने भी दांत होते हैं वो एल्वियोलर सॉकेट में रहते हैं। किसमें रहते हैं एल्वियोलर सॉकेट में रहते हैं। इसी तरीके से दांत रहते हैं। ठीक है, ये एल्वियोलर सॉकेट हो गया और ये हमारे पास दांत हो गया, यानी गड्ढे में रहता है। ये दांत कहां पे रहता है गड्ढे में रहता है, तो इसलिए अपन बोलते हैं गर्त दंती, यानी जो गर्त का मतलब होता है खड्डा, तो जो दांत खड्डे में होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं गर्त दंती। ठीक है, दूसरी बात देखो हमारे जो इंसिजर दांत होते हैं वो कैसे होते हैं छेनीनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है ऐसे दांत होते हैं। ठीक है, हमारे कैनाइन टीथ कैसे होते हैं इस तरीके के होते हैं, कैनाइन टीथ ये हमारे पास तीखे होते हैं। ठीक है,
प्रीमोलर और मोलर कैसे होते हैं, इस तरीके के होते हैं। हमारे पास ऊपर की तरफ कप्स होते हैं, मतलब इस तरीके से ऊपर की तरफ संरचना होती है, फिर ऐसे हो जाते हैं दांत। ठीक है, ये हमारे पास प्रीमोलर हो गए, ये मोलर और प्रीमोलर, ये हमारे पास कैनाइन हो गए और ये इंसिजर हो गए। तो अगर इनकी संरचना देखते हैं तो सारी की सारी संरचना अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं विषम दंती। मतलब विषम दंती का मतलब जिनकी संरचनाएं अलग अलग होती है, ये एक जैसी संरचनाएं नहीं होती है, तो इनको बोलते हैं विषम दंती। और ये क्या हो गया अपने पास, गर्त दंती। और ये दांत दो बार आ रहे हैं, इसलिए द्विबार दंती, द्विबार दंती, गर्त दंती और ये विषम दंती। कुछ बातें और होती है, जैसे मैं बात करता हूं कि चिक टीथ। कौन से टीथ, चिक टीथ। ठीक है, CW चिक टीथ। तो चिक टीथ कौन से होते हैं, कौन से होते हैं चिक टीथ, जो दांतों की तरफ छुप जाते हैं, मतलब गालों की तरफ छिप जाते हैं, जैसे प्रीमोलर और मोलर। कौन से होते हैं, प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर और मोलर। ये दांत होते हैं हमारे पास, कौन से होते हैं, चिक टीथ होते हैं। कौन कौन से बताया मैंने, प्रीमोलर और मोलर टीथ होते हैं, उनको चिक टीथ बोलते हैं। गाल के पीछे की तरफ छुपे हुए दांत होते हैं, इसलिए इनको अपन बोलते हैं चिक टीथ बोलते हैं। ठीक है, दूसरा अपने पास होता है लाफिंग टीथ। कौन सा, हंसने वाले दांत। जब अपन हंसते हैं तो कौन से दांत दिखाई देते हैं, हमारे पास इंसिजर और कैनाइन दिखाई देते हैं, इसलिए अपन इनको क्या बोल देते हैं, हमारे पास लाफिंग टीथ बोल देते हैं। जो साइड में होते हैं प्रीमोलर मोलर, उनको अपन क्या बोल देते हैं, चिक टीथ। और जो आगे की तरफ होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, लाफिंग टीथ। कैनाइन और इंसिजर को लाफिंग टीथ और इनको अपन क्या बोलते हैं, चिक टीथ। तो हमारे पास ये क्या आ गए, इसको अपन बोल देंगे द्विबार दंती को डाइहाइपोडोंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको अपन, डाइहाइपोडोंट। क्या बोल देंगे, डाइहाइपोडोंट। मतलब हो गया हमारे पास गर्त दंत, सॉरी मतलब दो बार आने वाले दांत, द्विबार दंती, इसका मतलब डाइहाइपोडोंट। ठीक है, एक होता है हमारे पास हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट का मतलब हो जाता है विषम दंती। मतलब जो अलग अलग तरीके के दांत आते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, विषम दंती। और ये हमारे पास क्या हो गया, डाइहाइपोडोंट हो गया। डाइहाइपोडोंट हो गया मतलब दो बार आते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, विषम दंती, मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं जिनकी संरचना अलग अलग होती है। और एक हो जाता है गर्त दंती, जिसका मतलब क्या हो गया कि ये गड्ढे में रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास गर्त दंती हो गया, डाइहाइपोडोंट हो गया, द्विबार दंती हो गया और हमारे पास विषम दंती। तो ये हमारे पास कुल टाइप के टीथ हो गए हमारे पास। एक होता है चिक टीथ होता है, एक लाफिंग टीथ होता है। लाफिंग का मतलब इंसिजर और कैनाइन होते हैं, जो सामने दिखाई देते हैं उनको अपन बोलते हैं लाफिंग टीथ बोलते हैं, साइड वालों को चिक टीथ बोल देते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आ जाता है कि हमारे दांतों में कैविटी कैसे बनती है। क्या बोल रहा हूं मैं, कैविटी कैसे बनती है, कैविटी, कैविटी का निर्माण कैसे होता है। अभी हमने ट्रीटमेंट पढ़ लिया, लेकिन अभी इसके बारे में तो पढ़ा ही नहीं कि हमारे दांतों में कैविटी कैसे होती है। तो इसका रीजन ये होता है कि जैसे अपन खाना खाते हैं, खाना खाने की वजह से क्या हो जाता है कि हमारा जो खाना होता है वो दांतों के पास चिपक जाता है। जैसे मान लो ये एक हमारे पास टीथ है, ये हमारे पास क्या है, टीथ है। ठीक है, अब हमने खाना खाया, उस खाने के कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे आकर के इकट्ठे हो गए, यहाँ पे आकर के क्या हो गए, पार्टिकल्स आकर के इकट्ठे हो गए। अब इस पार्टिकल्स के इकट्ठे होने की वजह से हमारी जो सलाइवा, लार होती है, वो यहां तक नहीं पहुंच पाती है, इस दांत की सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। ये जो सतह है दांत की, इस तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, कैसे नहीं पहुंच पाई, ये खाना इकट्ठा हो गया। क्या हो गया, ये खाना इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से दांत की सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है। अब अपन जब शाम के टाइम पे या जैसे भी खाना खाने के बाद में कंटिन्यूस ब्रश नहीं करते हैं, जो टाइम है अपना उसमें दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते हैं, तो ये धीरे धीरे ये जो इकट्ठे होते रहते हैं, कुछ फूड के पार्टिकल, जैसे आज 1 हुआ, कल 2 हो गए, ये इकट्ठे होकर के एक कठोर संरचना बना लेते हैं। यानी यहाँ पे एक कठोर संरचना बन गई। ये क्या बन गई, कठोर संरचना, जिसको अपन बोलते हैं डेंटल टार्टर। क्या बोलते हैं, डेंटल टार्टर। क्या बोलते हैं, डेंटल टार्टर। ये क्या बन गया हमारे पास, डेंटल टार्टर का फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, सलाइवा पहुंच नहीं पा रही है। जब लार नहीं पहुंच पाएगी तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगी। ये जो सरफेस थी, इस पे ये जो सतह थी, इस पे कुछ जीवाणु ग्रोथ कर जाते हैं। अब ये जीवाणु क्या करते हैं, इस
इनेमल को, जो शरीर का सबसे कठोरतम पार्ट होते हैं, इसको खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे कैविटी का निर्माण हो जाता है। तो कैविटी का फॉर्मेशन कैसे हुआ कि जैसे अपन दोनों टाइम ब्रश नहीं करते तो खाना खाने की वजह से यहाँ पे कुछ खाने के पार्टिकल जमा हो जाते हैं, खाने के कण जमा हो जाते हैं, जो डेंटल टार्टर का निर्माण करते हैं। ये डेंटल टार्टर यहाँ पे, जिसकी वजह से लार यहाँ पे पहुंच नहीं पाती है, लार यहाँ पे पहुंच नहीं पाती है, और यहाँ पे कुछ जीवाणु ग्रोथ कर जाते हैं। वो जीवाणु इसकी जो बाह्यतम सतह होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, उसको खा जाते हैं, और उसी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे कैविटी का निर्माण हो जाता है। तो अभी तक अपना मुख गुहा में, एक तो हमारा मुख गुहा क्या होती है, मुख क्या होता है, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती है, उसके बाद में दांत क्या होता है, इनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। लिप्स क्या होता है, ठीक है, ये कंप्लीट संरचनाओं के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन बात करेंगे गाल के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे, चिक के बारे में, गाल के बारे में, ठीक है। तो इसकी दीवार गाल कैसे बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे होठ के बारे में अपन ने बात की थी, तो सिमिलर संरचना ये भी होती है। ये भी हमारे पास एक मसल्स का अंग होता है, मस्कुलर वॉल होती है, मतलब एक मसल्स की बनी हुई दीवार होती है, जिसमें बाहर की तरफ क्या होता है, ये बाहर की तरफ हमारे पास क्या हो गई, त्वचा हो गई। ये क्या हो गई हमारे पास, त्वचा, स्किन हो गई। ये बाहर की तरफ हमारे पास क्या हो गई, त्वचा हो गई, ठीक है। फिर अंदर की तरफ हमें ये क्या मिल रही है, ये हमारे पास जैसे दो, मेनली दो होती है, इसके अलावा और भी मसल्स होती है, लेकिन अपन यहाँ पे कौन सी कितनी पढ़ेंगे, दो पढ़ रहे हैं मेनली, ठीक है। तो ये मेनली दो हमारे पास मसल्स हो जाती है, और अंदर की तरफ हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास म्यूकस झिल्ली हो जाती है। क्या हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। ये हमारे पास म्यूकस झिल्ली हो जाती है, ठीक है। ये अंदर की तरफ म्यूकस झिल्ली, बाहर की तरफ ये गाल पे जो संरचना दिख रही है, ये त्वचा होती है। अंदर की तरफ जो संरचना होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और यहाँ पे दो हमारे पास क्या हो गई, मसल्स हो गई। इन मसल्स में कुछ ग्रंथियां भी मिलती है। इन मसल्स में क्या मिलती है, कुछ ग्रंथियां मिलती है, या अपने से बोल सकते हैं इन मसल्स के ऊपर की तरफ कुछ ग्रंथियां मिलती है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये हमारे पास गाल की संरचना है, ठीक है, ये क्या है, गाल की संरचना है। तो ये हमारे पास कौन सी हो गई, ये जैसे मान लो ये मैंने बोल दिया कि ये ऊपर वाली मसल्स हो गई, ये नीचे वाली मसल्स हो गई, ठीक है। तो इस मसल्स के ऊपर की तरफ एक ग्रंथि मिलती है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड। इसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ग्रंथि कौन सी हो गई हमारे पास, पैरोटिड ग्लैंड। इसके अलावा इस मसल्स में भी कुछ ग्रंथियां होती है जो क्या करती है, म्यूकस का स्राव करती रहती है। कुछ म्यूकस ग्रंथियां भी होती है, यहाँ पे भी कुछ म्यूकस ग्रंथियां भी होती है। इसके अलावा हमने डिस्कशन किया कि पैरोटिड ग्लैंड कहां पे होती है। पैरोटिड ग्लैंड के बारे में डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझो कि जैसे गाल की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं, ये बाहर की तरफ त्वचा हो गई, अंदर की तरफ मसल्स मिलती है, और उसके अंदर की तरफ हमारे पास कौन सा होता है, म्यूकस झिल्ली होती है। अब मसल्स कौन कौन सी होती है, देखो याद करने का तरीका है, अपनी जो गुहा है, जो कैविटी है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सी हो गई, बक्कल कैविटी। तो ये हमारे पास कौन सी मसल्स हो जाएगी, हमारे पास बक्कीनेटर मसल्स हो जाएगी। कौन सी मसल्स हो जाएगी, बक्कीनेटर मसल्स हो जाएगी। कौन सी मसल्स हो गई है, बक्कीनेटर मसल्स हो गई। याद रखने का देखा, बक्कल कैविटी में कौन सी मसल्स मिलती है, बक्कीनेटर मसल्स मिलती है। तो यहाँ पे जो गाल की जो मसल्स होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बक्कीनेटर मसल्स होती है। अब ये जो बक्कीनेटर मसल्स होती है, इसका काम क्या होता है, तो एक्चुअली में अपना जो ये अपना मैंडिबल होता है, ये हमारा मैक्सिला होता है। तो मैंडिबल और मैक्सिला को जोड़ने का काम करती है। कौन सी काम करती है, बक्कीनेटर मसल्स क्या काम करती है, मैंडिबल और मैक्सिला को जोड़ने का काम करती है। और ये फिर दूसरा काम, हमारा जो माउथ होता है, बक्कल कैविटी होती है, उसका काम क्या होता है, मैस्टिकेशन, मतलब चबाने का काम होता है। मैस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, चबाना, खाने को चबाने का काम होता है। तो यहाँ पे जो मसल्स मिलती है वो कौन सी मिलती है, मेसेटर मसल्स मिलती है। कौन सी मसल्स मिलती है, मेसेटर, मेसेटर,
TER मैसेटर, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। मैसेटर मसल्स मिलती है, यहाँ पे बकीनेटर मसल्स मिलती है, यहाँ पे मैसेटर मसल्स मिलती है, ऐसा TOR आता है, ठीक है। यहाँ पे मैसेटर मसल्स मिलती है, यहाँ पे बकीनेटर मसल्स मिलती है। यहाँ पे ये कुछ ग्रंथियां होती है जिनको जो हमारे पास म्यूकस ग्लैंड्स होती है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, म्यूकस ग्लैंड्स होती है। इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है। ये हमारे पास त्वचा होगी बाहर की तरफ, ये हमारे पास बकीनेटर, ये मैसेटर मसल्स हो गई, ये अंदर की तरफ म्यूकस झिल्ली होगी। तो ये हमने किसका स्टडी कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो मैसेटर मसल्स होती है, इसका काम ये किससे रिलेटेड होती है, मैस्टिकेशन से, किससे, चबाने से संबंधित होता है। देखो अपना जो नीचे वाला जबड़ा होता है, अपना जो मैंडिबल होती है वो ही हिलती है, मैक्सिला कभी भी नहीं हिलता है। जैसे अपन खाने को चबाते हैं तो नीचे वाला केवल जबड़ा हिलता है, तो उस जबड़े को हिलाने का काम करती है मैसेटर मसल्स, ठीक है। जबकि जो बकीनेटर मसल्स होती है वो फेशियल मसल्स होती है, मतलब अपना जो एक्सप्रेशन होता है चेहरे का, उस चेहरे के एक्सप्रेशन के लिए बकीनेटर मसल्स होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बकीनेटर मैंडिबल और मैक्सिला को जोड़ने का काम करती है। तो ये हमारे पास गाल की कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई। अब जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती है, मेरा जो इरादा था आज के टॉपिक में वो ये था कि अपन फेरिंग्स तक कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़ा हो गया, हम थोड़ा डिटेल में ज्यादा घुस गए, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन है जो बच गया उसको नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। अभी तक हमारा जैसे टंग बच गई और हमारा जैसे फेरिंग्स बच गई, पैलेट बच गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट बच गए। तो इन तीनों टॉपिक को अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, पाचन तंत्र के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और अगर आपका कोई इसमें ओपिनियन है, आपकी कोई राय है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए, नेक्स्ट पार्ट तक के लिए, जय हिंद, जय भारत।